नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। ये सिर्फ बहस का शो नहीं बल्कि प्रामाणिकता का दर्पण है, लोकतांत्रिक पद्धति का सार है। यहाँ वो मुद्दे उठाए जाते हैं जिसका आपसे सरोकार है। आज उसी सरोकार के तहत हम बहस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे पर, जहां से प्रधानमंत्री का रिश्ता दिल का है। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल वाराणसी में है। वहां से उन्होंने 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिन पर 6,600 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाना है तो यूपी की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी की प्रामाणिकता के केंद्र में यूपी का विकास है। लेकिन इस विकास यात्रा को विपक्ष दूसरे चश्मे से देख रहा है। हालांकि अगले महीने यूपी के 9 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीति होना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो झटका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में लगा, क्या इसके जरिए वो विधानसभा उपचुनाव में उबर सकेगा? क्या विपक्ष लोकसभा की कामयाबी को फिर से उपचुनाव में दोहराएगा? क्या सिर्फ विकास के रास्ते चुनाव जीते जा सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी काशी के जरिए यूपी को संदेश दे रहे हैं? आज सभी सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जिस धरती ने तीसरी बार सांसद बनाया, जिस धरती से देश को तीसरी बार पीएम मिला, उसी धरती पर आज फिर से पधारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी से पीएम मोदी का विशेष नाता है। सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। लोकसभा में तीसरी बार जीत के बाद पीएम मोदी का काशी का ये दूसरी बार का दौरा नई कहानी कह रहा है। जब से पीएम मोदी ने दिल्ली की कमान संभाली है, तब से काशी में विकास की गंगा बह रही है। बदली बदली सी विकसित हो गई है काशी। इस बार भी पीएम आए तो सौगातों की बौछार कर डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,600 करोड़ से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वाराणसी में पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी परियोजना की नींव रखी। यहीं से पीएम मोदी ने आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से, दरभंगा हवाई अड्डे पर करीब 910 करोड़ रुपए की लागत से तथा बागडोगरा हवाई अड्डे पर करीब 1,550 करोड़ रुपए की लागत से नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखी। सिगरा स्टेडियम में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी दिखाई। सारनाथ में पर्यटन पुनर्विकास कार्य के लिए 90 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च पर मुहर लगाई। सीपेट परिसर में छात्रावास का निर्माण, लालपुर स्टेडियम में छात्रावास और पवेलियन का निर्माण, वाराणसी शहर में 20 पार्कों का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्य, ITI, चौका घाट और करौंदी में हाईटेक लैब जैसे उपहार जनता को सौंपे। वाराणसी में सबसे पहले पीएम मोदी 90 करोड़ की लागत से बने आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का लोकार्पण किया। शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती से मुलाकात की, हालचाल जाना और इसके बाद पीएम ने पूरे अस्पताल को घूमकर देखा। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। पीएम मोदी के विकास के केंद्र में धार्मिक पर्यटन हमेशा से रहा है। उन्होंने सारनाथ में बौद्ध धर्म से जुड़े क्षेत्रों में पर्यटन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में पैदल यात्रियों के अनुकूल सड़कों का निर्माण, नई सीवर लाइनें और जल निकासी व्यवस्था और स्थानीय हस्तशिल्प विक्रेताओं को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक डिजाइनर वेंडिंग कार्ट वाला क्षेत्र शामिल है। पीएम मोदी के इस दौरे से यूपी की हवा बदलने वाली है। लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आदरणीय मोदी जी तो वही हैं, ये उन्होंने घोषणा किया था, भाइयों बहनों सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल। तो 10 साल तो बीत गया, 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए। तो 20 करोड़ नौकरी कौन कहे
जिनको नौकरी मिली है वो भी जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दूनी होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 15 लाख रुपए जो है खाते में जाएगा। ये सारी बातें झूठी थी। यूपी में अयोध्या के मिल्कीपुर छोड़कर 9 सीटों पर होने वाले 13 नवंबर को वोटिंग से पहले पीएम का ये दौरा बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। वाराणसी से उन विधानसभा क्षेत्रों को संकेत जाएगा जहां चुनाव होने हैं। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी के हैं। और एमएच खान साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, आपके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं कि ये काशी के जरिए यूपी को संदेश है क्या? देखिए अर्पिता जी, काशी की एक बड़ी महिमा रही है, बहुत प्रतिष्ठा रही है और काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता रहा। लेकिन आज जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काशी अब जीवनदायिनी बन गई। पूर्वांचल का पूरा हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किस प्रकार से बाट जोहता था, लखनऊ के एसजीपीजीआई पर इतना बोझ हुआ करता था पूर्वांचल का और बिहार के हिस्सों का, लेकिन आज काशी ने एक विकल्प दिया है। आज काशी में हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, चाहे वो हार्ट के संदर्भ में हो, डायलिसिस के संदर्भ में हो, और अब आंख का इतना बड़ा एक अस्पताल जो शंकर नेत्र चिकित्सालय के रूप में आज लोकार्पित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित तौर पर पूरे पूर्वांचल की दशा और दिशा बदलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से पिछले एक दशक में काशी का जिस तरह का स्वरूप बदला है, काशी के जिस तरह की गरिमा रही है, उसकी महत्ता जिस तरह की रही है, आध्यात्मिकता के हिसाब से विरासत को विकास के साथ सजोने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया भर को आज काशी आकर्षित कर रही है। काशी में बड़ी संख्या में इसलिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। और विकास के मुद्दों पर आज विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता है। हम विकास की ही बात करते हैं। आज भी 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देश भर के लिए और उसमें बड़ी हिस्सेदारी पूर्वांचल के लिए, काशी के लिए है, जिसको वास्तविकता में आवश्यकता थी। वरना लोगों ने विकास तो केवल चुनिंदा अपना और अपने परिवार का विकास इस तक सीमित करके रखा था, लेकिन आधारभूत ढांचे का विकास, सीवर का विकास, नालियों का विकास, खड़ंजे को पक्की सड़कों में तब्दील करना, जो इंटीग्रेटेड तारों को इंटीग्रेटेड रूप में लेकर के आना, जो जर्जर तार लटक रहे थे, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आ जाए, इसके लिए जिस प्रकार के सहज प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, आज वो सबको सामान्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार आस्था के रूप में तब्दील हुई है। लोगों में अब उनका भरोसा एक आस्था के रूप में परिवर्तित हुआ है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने विकास के वहां लगातार गंगा बहाने का काम किया है, गंगा तो पहले भी बहती थी, लेकिन उस गंगा की क्या दशा थी। लेकिन गंगा पुत्र जब वहां पहुंचे हैं, गंगा के बेटे जब वहां पहुंचे हैं, तो काशी के साथ आत्मीयता के साथ जुड़े हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं ये मेरी काशी है, ये हमारी काशी है। इस काशी के साथ उन्होंने जिस आत्मीयता का भाव जोड़ा है, वो आज विकास की परियोजनाओं के साथ दिखाई पड़ता है। और इसलिए जब जब प्रधानमंत्री जी काशी पहुंचते हैं तो काशी वाले भी, लेकिन सर संदेश, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, विकास की सौगात लेके पहुंचे, सामने खड़ा है उपचुनाव। कि उपचुनाव हो अर्पिता जी या ना चुनाव नहीं, चुनाव को विकास, बल्कि चुनाव तो हमेशा विकास की जो गति होती है उसमें अवरुद्ध करने का काम जरूर करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो कुछ दिनों तक विकास की परियोजनाओं पर काम रुक जाता है। चुनाव हो या नहीं हो, विकास एक सतत प्रक्रिया है और हम विकास के लिए समर्पित हैं। अब प्रधानमंत्री जी से जब चुनाव में 2014 में पूछा गया था पहली प्राथमिकता क्या है, तो उन्होंने कहा था पहली प्राथमिकता विकास, दूसरी प्राथमिकता विकास और तीसरी प्राथमिकता विकास। हम विकास के मुद्दे को लेकर के ही सामने आए हैं, विकास के मुद्दे को लेकर के आगे चले हैं। और ये विकास सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये विकास चतुर्दिक विकास होना चाहिए, ये विकास समावेशी विकास होना चाहिए। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला है। ये केवल अपना और अपनों का विकास ऐसी कल्पना नहीं है जिसमें सब शामिल हो, जिसमें गरीब भी शामिल हो, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो, जिसमें युवा भी शामिल हो, जिसमें किसान भी शामिल हो, सबको साथ लेकर। ठीक है सुनील सिंह यादव, सीधे तौर पर आप बताइए जरा कि क्या विकास के रास्ते चुनाव जीते जा सकते हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए, ये विकास है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बीजेपी सरकार में दिख रही। देखिए अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते और जो करते हैं उसको कभी नहीं कहते। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम उपचुनाव की बात करें या उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात, इनका विकास देखिए। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से उद्घाटन करके गए, दिल्ली नहीं पहुंच पाए, वो बैठ गया। अभी
आपके चैनल में चल रहा था, सभी सोशल मीडिया और चैनलों में चल रहा था, कानपुर में इन्हीं का विधायक सड़क पर हुए कामों को हाथ से बटोर करके कह रहा है कि किस तरीके से काम हुआ है। इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री रहे, इन्हीं के नेता, उन्होंने कहा 40 साल में इतना भ्रष्टाचार हमने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा जितना उत्तर प्रदेश में है। तो अगर ये भ्रष्टाचार को विकास कह रहे हैं तो ये बहुत विकास कर रहे हैं, अगर ये झूठ को विकास कह रहे हैं तो फिर ये महा विकास पुरुष हैं, अगर बेईमानी को विकास कह रहे हैं, नफरत को विकास कह रहे हैं, बंटवारे को विकास कह रहे हैं, तो इन्हें विकास पुरुष कहिए, विकास पुत्र कहिए, लेकिन गंगा पुत्र मत कहिए, क्योंकि गंगा पुत्र जैसे आप कहेंगे तो भीष्म पितामह का अपमान होता है। वो कभी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहे, और जब चुप रहे तो फिर महाभारत हुआ। जब जब भीष्म चुप हुए, द्रौपदी के चीरहरण में चुप रहे, तो मुझे लगता है कि मणिपुर से लेकर के बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप है, भ्रष्टाचार में चुप है, योगी जी के बेईमानी और योगी जी की नफरत पे चुप है, योगी जी के बंटवारे पर चुप है, तो इसको क्या कह सकते हैं। जब आप जनता के बीच जाएंगे तो आपने भी कहा कि मोदी जी काशी के जरिए संदेश देना चाह रहे हैं। क्या संदेश देंगे? खुद काशी के लोगों ने संदेश दे दिया कि ये लास्ट चुनाव है मोदी जी का, इसके बाद इनके प्रवक्ता से भी पूछ लीजिएगा, ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। अगर ये झूठ कह भी दें तो मोदी जी अब नहीं आने वाले हैं उत्तर प्रदेश, मोदी जी अब नहीं आने वाले हैं काशी, क्योंकि काशी के लोगों ने महसूस कराया कि वो झूठ नहीं बर्दाश्त करेंगे, नफरत नहीं बर्दाश्त करेंगे, बंटवारा नहीं बर्दाश्त करेंगे। काशी का अपना एक इतिहास है, लेकिन वो इतिहास भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ पा रही है, क्योंकि काशी की भव्यता में आप व्यापार अगर खोजेंगे तो आपको धोखा मिलेगा। वही धोखा मोदी जी को मिला है। अगर अब हम उपचुनाव की बात कर लें, मुझे लगता है कि 9 में 9 सीटें समाजवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह साइकिल, इंडिया गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। हम तो कह रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि मिल्कीपुर क्यों नहीं करा रहे हैं। सर, मिलकर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वाकई मिलकर ही ये सब कुछ, क्योंकि राजेंद्र चौधरी, सुनिए ना सुनील जी, राजेंद्र चौधरी ने कहा आज तक से बात करते हुए कि 10 में 8 सीट एसपी और 2 सीट कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन जब अजय राय से पूछा गया तो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं मिलकर लड़ेंगे, इसलिए मेरा ये सवाल था। देखिए, चुनाव तो मिलकर के लड़ेंगे। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को कुछ नहीं मालूम है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, तो कांग्रेस के किसी नेता से पूछिए। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। ठीक है, राकेश त्रिपाठी। देखिए, एक बहुत आपत्तिजनक बात सुनील जी ने कही कि प्रधानमंत्री जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं विपक्ष के, जिनका मन इतना छोटा है कि प्रधानमंत्री जी को लेकर के तमाम अनाप शनाप बातें करते हैं और उनके तमाम ऐसी कामनाएं करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर, सुनील जी बहुत लंबी आयु अभी प्रधानमंत्री जी जीने वाले हैं, और जिस तरह की उनके अंदर आत्मबल है, जिस तरह की शक्ति है, आध्यात्मिक चेतना है उनके अंदर, हमें पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश का नेतृत्व तो लंबे समय तक अभी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। आपकी इन कामनाओं से प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य को, उनके जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आने वाला है। आप इस तरह की कामना करते रहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सक्रिय नहीं रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी पूरी सक्रियता के साथ अभी राजनीति में हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि गरीब प्रधानमंत्री जी ने जो है विकास किस तरह से किया है। विकास का एक मॉडल आपका था गायत्री प्रसाद प्रजापति का, बीपीएल कार्ड होल्डर गायत्री प्रसाद प्रजापति कैसे अरबपति बन जाते हैं, लेकिन हमारे मॉडल में 25 करोड़ गरीब लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि विकास अपना और अपनों का, ये विकास की परिकल्पना समाजवादी पार्टी की रही है, जहां अपनी तिजोरियां भर लीजिए, अपनों की तिजोरियां भर लीजिए, लेकिन हमने सामान्य जन के हित की बात की है। और इसलिए दीपावली के त्योहार से पहले आज प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ाने का काम किसानों के संदर्भ में भी किया है कि ये दिवाली किसानों के लिए भी हो। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए की वृद्धि भी करते हैं, तो किसानों की चिंता भी करते हैं। ये सर्वांगीण विकास करने का काम है, समावेशी विकास करने का काम है, लेकिन ये बातें समाजवादी पार्टी को कैसे समझ में आए? क्योंकि अब आप भी ये कह रहे हैं कि सबके हित की बात सोचते हैं आप, तो मैं पूछना चाह रही हूँ, संजय निषाद के हित के बारे में भी सोच रहे हैं क्या कि आप वो 2 सीट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सारी सीटों पर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। पार्टी में कौन किसको टिकट मिलेगा, कौन सा सिंबल किसका कहां होगा,
ये सारी बातें पार्टी के भीतर हम एक परिवार के रूप में इसको तय कर लेंगे। लेकिन जहां भी कैंडिडेट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का होगा, सारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट होकर के, वो अपना दल हो, वो राष्ट्रीय लोक दल हो, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, वो निषाद पार्टी हो, सब मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई खींचतान नहीं है। ये खींचतान कांग्रेस के भीतर और समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र को लेकर के देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ताल ठोकने का काम कर रहे हैं ना, और हरियाणा में और मध्य प्रदेश में जिस तरह से उनका अपमान हुआ है, अब वो इस बार बिल्कुल दो हाथ करने के मूड में है। तो गठबंधन इनका बहुत बिखरा हुआ है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि सपा ने जिसके साथ गठबंधन किया है, चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म कर देते हैं। तो इस गठबंधन की भी उम्र ज्यादा बची नहीं। हाँ, सुनील जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लूं, उसके बाद हमारे साथ प्रियंका दत्ता भी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुकी हैं, क्योंकि आपने अजय राय के सवाल पर तो ये कह दिया कि कांग्रेस के नेता जवाब दें उस पर, क्योंकि वो अब जुड़ी हैं तो उनसे जवाब मैं ले लूंगी। आपने छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि और मेहमानों पर मैं जा नहीं पाई। इस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, अरे भाई हम लोग तो चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, लेकिन हारते हारते बचे हैं, इसलिए काशी नहीं लड़ेंगे, हम ये कह रहे हैं। आप उनको 105 लेकिन एक चीज मुझे बता दीजिए ना सुनील जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह इतनी परियोजनाओं, इतने बड़े बड़े उद्घाटन, इतनी बड़ी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, तो इसका फायदा तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश को भी, एयरपोर्ट की बात, पूरे देश को फायदा है, तो फायदा तो है, क्या इसका फायदा उपचुनाव में भी बीजेपी को हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको? देखिए, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, आप बड़ी परियोजना लेकर के आ गए हैं, तो इसका मतलब उतना बड़ा ही भ्रष्टाचार लेकर के आप आए, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार करने में बहुत माहिर हैं। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव में राकेश जी, पता नहीं आप आते जाते हैं, गांव की नहीं है। पहले लोग अगर दोस्ती होती थी तो जय वीरू की उदाहरण देते थे, ये दोनों की दोस्ती जय वीरू जैसी है। अब मोदी जी और अडानी जैसी दोस्ती कहने लगे हैं लोग, अगर दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो पूरा 10 साल अपने एक दोस्त को बनाने में लगा दिया और कह रहे देश बनाने में लगा दिया। देश कहां से कहां आ गया? बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देश लीजिए, देश की सीमाएं देख लीजिए, सरकारी संसाधनों पर जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया, वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पीडीए से नफरत करने वाले लोग हैं आप लोग। जब पीडीए का हक अधिकार, पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनते हैं, तो शाम को 2 रोटी ज्यादा खा करके सोने वाले लोग हैं आप लोग। इसलिए खुशी होती होगी, लेकिन अब पीडीए आपको छोड़ने वाला नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं उनका विकास भ्रष्टाचार के लिए है, उनके विकास पर आपका पीडीए भारी पड़ेगा, सीधी सी बात यही है ना सुनील जी। चलिए, जरा मैं प्रियंका जी का भी रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, आप जरा मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर ये गठबंधन की भी बात चल रही है, सब कह रहे हैं हमारे तरफ सब ठीक है, एसपी 8 सीट दे रही है और अजय राय 5 सीट का प्रस्ताव भेज चुके हैं, ये सब कुछ ठीक है? क्या चल रहा है? देखिए अर्पिता जी, वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी की सांसें ऊपर की ओर ऊपर और नीचे की नीचे है, तभी तो मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बैसाखी पे ले आए हैं, अब उसके बाद अब घुटनों पे आना बाकी है, तो घुटनों पे आने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए छोड़ी, बात करते हैं आज मुद्दों की। मुद्दा ये है कि आज विश्व में जो डंका बज रहा था, वो तो ढोल फट गया है प्रधानमंत्री जी का। आप बताइए, नमामि गंगे जैसी परियोजना आज भ्रष्टाचार में पैसे बनाने की मशीन बन गई है, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हाल है वो यहाँ पर बैठे प्रवक्ता बेहतर ढंग से बता पाएंगे। एक पेड़ प्रधानमंत्री जी माँ के नाम लगाते हैं और पूरा जंगल अडानी जी के नाम कर देते हैं। 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे 2019 में, कहाँ है वो? राकेश जी को तो प्रोजेक्ट का नाम भी पता होगा, बता दीजिएगा। बीएचयू की छात्रा के साथ रेप होता है, रेपिस्ट बाहर है, और वो 13 बच्चे जिन्होंने प्रदर्शन किया उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में तो बेहतर बता पाएंगे, कहाँ वो तैर रही हैं, कौन से जलाशय में तैर रही हैं, वो तो पता नहीं, किसकी भेंट चढ़ गई है। अच्छा, इनके एक मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह जी, अरे प्रधानमंत्री जी आए हैं तो कम से कम उस पर भी टिप्पणी करेंगे कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। उन्होंने एक अभद्र पोस्ट अपने जो है ट्विटर अकाउंट पर की थी, पर प्रधानमंत्री जी, मुझे उम्मीद थी कि उस पर कोई निंदा करेंगे, उस पर समझाएंगे अपने मंत्रियों को, पर नहीं किया। तो खैर, पार्टी ही ऐसी है, इसकी चाल चरित्र चेहरे की क्या ही बात किया जाए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार बनारस आ रहे हैं, पर बनारस के लोगों का जो रोजगार है वो पूरी तरीके से खाने का काम कर रहे हैं। महाप्रसादम जो बनता था, जो वहां की महिलाएं अपने स्वयं सहायता समूह से मेहनत से बनाती थी, अपने घर की रोजी रोटी चलाती थी, आज वो सहायता समूह बंद होने के कगार पे आ गया है, और प्रधानमंत्री जी ने वो काम गुजराती कंपनी को दे दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब जो है घाट बन रहे थे, सारे प्रोजेक्ट उठाकर अपने मित्रों को और गुजरात को चले जा रहे थे। यहाँ की जनता
वही जाम में फंसी ठीक है, हुई लेकिन है। प्रियंका गुप्ता, वही एक चीज में ये अभी आपने ये सब कुछ गिना दिया जो हम बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। काशी में सौगात लेकर आए हैं, ये ठीक, ये तो अच्छी चीज है ना। एयरपोर्ट ला रहे हैं जिससे देश को भी फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के लिए बार बार वो कई सौगातों के साथ ही पहुंच रहे हैं। ये तो कुछ वैसे ही हो गया कि 21 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट कोरोना के बाद आया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, ये उसी तरह के प्रोजेक्ट है। कि जीएसटी लाए थे तो बोले थे कि सब आसान हो जाएगा, और ये अभी जो जितनी भी नई स्कीम्स लेकर आए, जिन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, और एक मिल्कीपुर में चुनाव नहीं साथ में करा पा रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी, इनकी बात का भरोसा नहीं है कोई। हाँ राकेश जी, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं एमएच खान के साथ उनके पास भी नहीं जा पाई, अनिल दुबे भी अभी सर आ रहे हो बस। एक तो प्रियंका जी ने अभी झूठ और अफवाह फैलाने के लिए आज तक के मंच का इस्तेमाल किया कि जो काशी विश्वनाथ के महाप्रसाद को लेकर के कहा है। काशी विश्वनाथ का महाप्रसाद सहकारिता के आधार पर बन रहा है, सहकारी संस्था को दिया गया है, जिसमें बनारस के लोग ही काम कर रहे हैं, बनारस के लोगों का ही रोजगार उसमें जुड़ा हुआ है। हाँ, प्रसाद की शुद्धता को लेकर के, प्रसाद के मानकों को लेकर के निश्चित तौर पर एक नई बहस शुरू हुई है। जब तिरुपति बालाजी के बाद एक चर्चा आई तो उसमें बिल्वों पर कैसे मिलाया जा सके, उसको ज्यादा बेहतर कर दिया जा सके, ये प्रयास किया गया। अब प्रियंका जी आपको बोला नहीं, मैंने आपको चुपचाप गलत बात है, गलत बात है, इसको गलत आप देख रहे हैं। दर्शक किसका है? जनता जनार्दन फैसला कर लेगी ना, जनता जनार्दन फैसला कर लेगी। आपको कष्ट है, मैं जानता हूँ आपको कष्ट है। कोई इटली की कंपनी को दे देते तो आपका मन प्रसन्न हो जाता, कोई विदेशी कंपनी को मिल जाता ना तो आपका मन प्रसन्न हो जाता। प्रियंका गुप्ता, ये मैं आपकी संस्कृति होगी। तरीका ठीक नहीं है ना प्रियंका जी, आप बोल रही थी वो नहीं बोल रहे थे। ठीक है, ठीक, एक सेकेंड प्रियंका जी, ये कांग्रेस पार्टी का संवाद का तरीका, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रियंका जी प्लीज आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा। तू मैंने नहीं करना है ना मैम, दो मेहमानों के पास मैं नहीं जा पाई हूँ। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये डिबेट, ये चर्चा, ये जनता तक आवाज नहीं पहुंची, जनता तक आवाज नहीं पहुंची। प्रियंका गुप्ता, अरे जनता तक आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं, पहले ये बताइए। प्रियंका गुप्ता, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैम ये तरीका नहीं है चर्चा का, प्लीज, ये चर्चा का तरीका नहीं है। आप बोल रही थी वो बोल रहे थे, नहीं वो बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? प्रियंका जी प्लीज मैम अपने बारे में बोल लीजिएगा, प्लीज मैम, थोड़ा सा ध्यान लीजिए। राकेश जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर दो मेहमान और आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के दफ्तर में कम से कम प्रवक्ताओं को इस बात की ट्रेनिंग देके संवाद नहीं, आप चलिए सर राकेश जी, ये पर्सनल अटैक करेंगे फिर वो बोलेंगी, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं। राकेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप है प्रियंका गुप्ता इस बात में बदतमीजी कर रही है, ये तरीका ठीक नहीं है। सच बात ये है कि चुनाव जीत नहीं पाते, अभी हरियाणा में हारे है ना, मानसिक आघात पहुंचा है, मैं जानता हूँ मानसिक आघात पहुंचा है, और इसीलिए शौक में आकर के आप इस प्रकार की थेथराई करना शुरू कर देते हैं, आकर के हल्ला मचाना शुरू कर दो। चलिए मैं एक सेकेंड आप दोनों को रोक रही हूँ, ये तरीका नहीं हुआ सर। एमएच खान साहब, ठीक है, राकेश त्रिपाठी, प्रियंका गुप्ता, सर मैं अभी आगे आके आपको पूरा करने का मौका दे दूंगी। राकेश त्रिपाठी और प्रियंका गुप्ता प्लीज रुकिए आप दोनों। एमएच खान साहब, क्योंकि देखिए अब पीडीए पर पूरा हक जो है वो एक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम दलितों के भी हो गए हैं, हम पिछड़ों के भी हैं, अल्पसंख्यकों के भी हैं। ऐसे में मायावती के पास विकल्प क्या दिखता है, और आपको लगता है कि ऐसी क्या चीज है जिससे आप अपना वोट बैंक वापस पा सकते हैं? नहीं, मायावती जी अपने जितने 9 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें अपने कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन राकेश जी जरा एक बात मुझे बता दें, बहुत साफ साफ मैं पूछ रहा हूँ, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया था, जरा सुनिए मैडम, जरा सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। 2014 में जब मोदी जी ने शपथ लिया था तो दूसरे ही दिन ये कह करके कि विदेशों से पैसा लाएंगे, एसआईटी का गठन कर दिया था। आज 12 साल हो रहे हैं, एसआईटी का क्या हुआ? उस एसआईटी का क्या हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, काले धन आएंगे, एसआईटी गठन कर दिएगा, एसआईटी का नाम तक नहीं लिया जा रहा। आज न कोई चैनल ले रहा है, ना आप ले रही, ना कोई प्रवक्ता ले रहा है। क्यों नहीं एसआईटी का खुलासा हो रहा है कि कौन सी एसआईटी ऐसी बनाई आपने जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया? दूसरा ये है कि टैक्स पेयर के पैसे से आप ये जो राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इसको मैं राजनीतिक बेईमानी कहता हूं। क्यों नहीं आप रामपुर में ये योजना ला रहे हैं? क्यों नहीं आप बस्ती में ला रहे हैं? क्यों नहीं आप हमीरपुर में ला रहे हैं? क्यों नहीं आप सीतापुर में ला रहे हैं?
क्यों नहीं और जिलों में ला रहे हैं? खाली एक बनारस बचा है, और बनारस में भी जो आपने काम किया है उसको भगवान माफ नहीं करेगा। सैकड़ों मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित किए गए थे और मस्जिद, सबको तोड़ के आपने कॉरिडोर बनाया है, उसका श्राप आपको लगेगा और जरूर लगेगा, ये समझ लीजिएगा राकेश त्रिपाठी जी। लेकिन एसआईटी का जवाब दे के जाइएगा, अगर आपके पास हिम्मत है तो उसका जवाब दे के जाइएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सैकड़ों लोगों को जो आप नौकरी देने की बात कर रहे थे, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, किसी को नौकरी दिया आपने? नहीं दिया। कोई बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगी? नहीं लगी। लखनऊ में कोई फैक्ट्री लगी? नहीं लगी। तो ये विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ एक जिले में आप कह देंगे कि बन जाएगा, तो आप देवरिया का आदमी या रामपुर का आदमी या वहां का आदमी बना रह जाएगा? आप हर जिले में लाइए योजना, क्यों नहीं लाते हैं? योजनाएं कोई नहीं ला रहे हैं, ये योजनाओं से पीछे भाग रहे हैं। ये चुनाव में दिखाने के लिए कि हम जो है बहुत बड़ी तादाद में अपना योगदान दे रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है मैडम। आदमी आलू और प्याज नहीं खरीद पा रहा है, दाल और चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। कौन इसका हिसाब देगा? गरीब मरा जा रहा है, अमीर बढ़ा जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट को अडानी को आपने दे दिया, टैक्स पेयर का पैसा था। जो लखनऊ एयरपोर्ट बना था वो टैक्स पेयर के पैसे से बना था, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को आपने अडानी को दे दिया। ऐसे ही सैकड़ों एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसको आपने अडानी को दे रखा है। क्यों अडानी को देंगे आप टैक्स पेयर का पैसा? अडानी अपने पैसे से बनवाए एयरपोर्ट, तो समझ में आता है। आपने हमारे पैसे से इतना ज्यादा आपने तूफान मचा रखा है, हद है। रोज रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में, रोज डकैती पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। अभी आप बहराइच में देखिए क्या हुआ, किस तरह से 200 लोगों का घर जला दिया गया। किसी घर जलाने वाले के ऊपर एफआईआर हुई? आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? एक तरफा कार्रवाई कैसे कर सकते हैं आप? एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो संविधान विरोधी होगा, और राजनीति में संविधान विरोधी का कहीं स्थान नहीं होता है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा, और जनता आपको जवाब देगी। जवाब ले लूं? मुस्कुराइए नहीं। बहराइच के मामले में शर्म करिए, दंगा कराया बहराइच में। ले लूं अब जवाब? शर्म करिए। ठीक सर, कुछ और तो नहीं रह गया सर? नहीं, अभी और भी है। अच्छा ठीक है सर, अब आप एक बार फिर से उसको याद कर लीजिए, मैं वापस आती हूँ फिर। एसआईटी बता दीजिए। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं एसआईटी का क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है, संविधान का उल्लंघन है, उत्तर प्रदेश में रेप की जैसी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें। ये परियोजनाएं जो दिखाने के लिए हैं, लेकिन ये असल में मूलभूत रूप से जनता को मिल नहीं पा रही हैं। और सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि महंगाई जो इतने अपने चरम पर पहुंच गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए, अहमद खान साहब को बहुत शौक है, इनको भी बड़ा झटका लगा है। वो पीड़ा होती है काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता को देख करके, इसलिए इस प्रकार की उल्लू बात करके इन्होंने कहा कि ये लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जितने भरोसे से कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने जब अडानी को रजिस्ट्री की थी तो अहमद खान साहब को उसमें गवाह बनाया था। अहमद खान साहब गवाह है उस रजिस्ट्री में, तभी इनको मालूम है कि ये अडानी को एयरपोर्ट दे दिया जो टैक्स पेयर के पैसे बना। अरे भाई, कैसी बात करते हैं खान साहब? लंबी आयु है आपकी बाल और दाढ़ी पक चुके हैं, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है। जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो देख रहे दर्शक हंसते हैं। अरे भाई, कोई एयरपोर्ट किसी को नहीं दे दिया गया है। किसी रखरखाव के लिए जिम्मेदारी देना, किसी को रजिस्ट्री दे देना, मिल्कियत दे देना नहीं होता है। खान साहब क्यों इस तरह के तर्क करते हैं? लोग हंसते हैं बाद में इस तरह की बातों पे कि खान साहब जैसे सीनियर नेता करने का काम। लेकिन बहराइच की घटना पर शर्म तो आपको आनी चाहिए खान साहब। शर्म अगर आ रही होती ना, तो आप ये बात पर चिंता व्यक्त करते कि पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पूरे देश। मैंने आपसे पूछा था कि आपका हो गया है नहीं। सर प्लीज बीच में मत बोलिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक, खान साहब, ये एक खराब स्थिति है। अर्पिता जी, मेरा बहुत दुख के साथ कहता हूं, जब भी कोई आरोप लगाता है, तमाम ऐसे आरोप जो बेसलेस होते हैं, मैं धैर्यपूर्वक सुनता हूं कि अपनी बारी आएगी तो उसका जवाब दूंगा। लेकिन खान साहब हो या प्रियंका जी हो, ये लोग संवाद को जानबूझकर बाधित करना चाहते हैं। आरोप लगाओ और जवाब ना देने दो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप पूछ रहे काला धन क्या हुआ? काला धन क्या हुआ? आप मायावती जी नोटों की, वो जो हजार की नोटें थी ना, जिसकी माला पहना करती थी, वो माला पहनना बंद हो गया है। आज यूपीआई से ट्रांजेक्शन इतना हो रहा है ना,
कि आज सब्जी वाला, भाजी वाला आलू और प्याज की चिंता कर रहे हैं ना, वो आलू और प्याज भी आज यूपीआई के ट्रांजेक्शन से है। आज इकोनॉमी को 1 नंबर में लेकर के आने का काम किया है। ये 2 नंबर की जो पैरेलल इकोनॉमी डेवलप करने का काम किया था ना, कि नोटों की माला हजार की नोटों वाली, करोड़ों की नोटों की माला मायावती जी पहना करती थी और अपनी ये मूर्तियां पर्स के साथ हर जगह लगवा दिया करती थी, वो आज परिवर्तन हुआ है। इसलिए मैं जानता हूं खान साहब, परेशान मत होइए। देश में आज पारदर्शिता आई है, देश में आज ट्रांसपेरेंसी आई है, देश में आज ईमानदारी बढ़ी है, देश में टैक्स पेयर्स के पैसे का आज सदुपयोग हो रहा है। आज के देश के टैक्स पेयर्स को भरोसा है कि उनके टैक्स का सदुपयोग होगा। कहीं आज केवल स्मारक बनाने के नाम पर उसकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। आज लोगों को भरोसा हुआ है, लेकिन आपको पीड़ा होना स्वाभाविक है। सत्ता आपसे बहुत दूर है, आपका हाथी। ठीक है सुनील जी, मैं आ रही हूँ, अनिल दुबे जी के पास नहीं जा पाई हूँ। अनिल दुबे साहब, ठीक है सर, ठीक है। अनिल दुबे साहब, 1 सीट मिलने के चांस दिख रहे हैं, सेटिस्फाइड है आप लोग अगर इतना मिलता है? और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इससे ज्यादा सम्मान तो हमने ही दे दिया था। देखिए, कितना सम्मान किसने दिया वो तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हमारा एनडीए का गठबंधन है और एनडीए के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के चुनाव हो चुके हैं, 1 सीट का अभी बाकी है।